हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। फैक्ट्री एक्ट होता क्या है कि फैक्ट्री में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए एक्ट बनाया गया है कि उनको कितने टाइम तक काम करना होगा, उनको हॉलीडेज़ कितनी मिलेगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें कवरअप करेंगे। The act which come into force with effect from April 1949 contain elaborate provisions regarding health, safety and welfare of workers in factories where manufacturing process is carried on। कौन सी फैक्ट्री की बेसिकली बात की गई है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इस तरीके की फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, एस्टेब्लिशमेंट में, तो उनको जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट, वो अच्छा होना चाहिए। वर्कर्स का वेलफेयर पे ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फॉर सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन एज वेल एज हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हाँ भाई, उनको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए भी ध्यान रखा जाए। Towards the same end, the Act included restrictive provisions regarding the working hour for adult, women and young persons and has provided for annual leave with wages for workers in factory। साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको कितना जो है टाइम पीरियड तक काम करना होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ठीक है, उनको लीव कब कब मिलेगी, ठीक है। एनुअल लीव्स के बारे में भी बात किया गया, उनको वेजेस कितने प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये चीज़ 3 थिंग्स हमने पढ़ी क्या, एक तो वर्किंग आवर, एक हमने लीव के बारे में पढ़ा, एक हमने वेजेस के बारे में पढ़ा। इसके बाद आता है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अ फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस वेयर 10 और मोर वर्कर्स आर एंगेज एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ पावर, और अ प्रीमाइसेस वेयर 20 और मोर पर्सन्स आर एंगेज एंड अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कितने लोग कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये एक्ट, ठीक है। एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे वर्कर 10 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, किस केस में, अगर वो फैक्ट्री पावर का यूज़ कर रही है, ठीक है, मतलब मशीन वगैरह का यूज़ कर रही है, पावर का यूज़ कर रही है, तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होगा। और सेकंड, अगर तो फैक्ट्री पावर का यूज़ नहीं कर रही है, मशीन वगैरह का यूज़ नहीं कर रही है, जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा वर्कर काम करे, तब वो अप्लाई होगा। 2 कंडीशन आ गई, एक कंडीशन जहाँ पे पावर का यूज़ किया जा रहा है और एक कंडीशन जहाँ पे पावर का यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो जहाँ पे पावर का यूज़ किया जा रहा है तो उस इंडस्ट्री में साथ ही एक कंडीशन ये कही गई, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो 10 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तब ये एक्ट अप्लाई होगा। सेकंड कहा गया है कि अगर तो यहाँ पे पावर का यूज़ नहीं किया जा रहा है तो इस इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर है 20 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इसके बाद सेकंड कहा गया है अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, demolishing or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sales, transport, delivery or disposal. It may also include pumping oil, water or sewage, or generations and transmissions of power, constructing, repairing, refitting or breaking up of ships or vessels, preservations or storage of articles in cold storage etc. यहाँ पे ये बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, किस तरीके की इंडस्ट्री की बात की गई है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके बाद आता है हमारा प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ फॉर एम्प्लॉयज़। क्या क्या प्रोविज़न बनाए गए हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए कि भाई आपको फैक्ट्रीज़ में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ है उस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, उनकी हेल्थ जो है वो सही रहे। क्या क्या प्रोविजंस हैं, फर्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, providing adequate ventilations and such temperature in workroom as will secure reasonable comfort to workers and prevent injury to health। कि जो भी वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको वेंटिलेशन अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए, हवादार जो है वो जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो, कंफर्टेबली वो क्या कर सके, काम कर सके और उनकी हेल्थ पे भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े।
उसके बाद आते हैं जो भी फैक्ट्रीज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट वगैरह, इन्फ्लुएंट्स वगैरह जो है वो निकलते हैं, तो उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए जिससे कि जो सोसाइटी है उस पर भी उसका बैड इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट और अदर इम्प्योरिटीज़ इन वर्क रूम विच मे बी इंजीरियस और ऑफेंसिव टू द वर्कर्स। कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे डस्ट वगैरह होगा, ठीक है, तो इससे बचाया जाए। इस तरीके की डस्ट वगैरह से इनहेलेशन की प्रॉब्लम, अगर सांस लेने में दिक्कत आती है तो उन सारी चीज़ों से हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनकी जो हेल्थ है उस पर कोई जो है वो गलत इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद आता है प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस रेगुलेटिंग द ह्यूमिडिटी इन द एयर वेयर इट इज़ आर्टिफिशियली इंक्रीज इन द फैक्ट्री। कि पूरा हवादार जो है वो कमरा होना चाहिए जिससे कि जो सांस लेने में एम्प्लॉयज़ को जो है वो दिक्कत ना हो। प्रिवेंशन ऑफ ओवर क्राउडिंग इन एनी वर्क रूम। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक रूम है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स काम ना करें, ओवर क्राउड ना हो, ठीक है, जितने लोग काम कर सके, इजीली काम कर सके, उतने ही होने चाहिए। ऐसा है एक रूम है जिसके अंदर 20 वर्कर आ सकते हैं लेकिन उसके अंदर 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 20 लोगों की जगह है तो 20 लोग ही काम करें, ज़्यादा लोग ना काम करें। मेंटेन सफिशिएंट एंड सूटेबल लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ठीक है, तो वो काम कैसे करेंगे, उनकी आइज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद अरेंजिंग एंड मेंटेनिंग एट सूटेबल पॉइंट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी सही मिलना चाहिए वर्कर्स को। प्रोवाइडिंग लैट्रिन एंड यूरिनल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग टाइप सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर। मेल और फीमेल वर्कर के लिए जो लैट्रिन्स है, यूराइन है, ठीक है, वो अलग होना चाहिए। ठीक है, वॉशरूम जो है वो अलग होना चाहिए, वुमेन के लिए अलग होना चाहिए, मेल के लिए अलग होना चाहिए। उसके बाद आता है अरेंजिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटिंग इनटू टू बी प्लेस एट कन्वीनियंट प्लेस विच आर टू बी मेंटेन इन अ क्लीन एंड हाइजीन कंडीशन। जो स्प्लिटिंग्स है, ठीक है, जो भी वॉश बेसिन है वो क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, ठीक है, और क्लीन होने चाहिए, हाइजीन होने चाहिए। सेफ्टी प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो सेफ्टी क्या क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। अभी हमने फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर हमने बात की कि हेल्थ को मेंटेन रखना है, हेल्थ को कोई भी किसी भी तरीके की इंजरीज ना हो। उसके बाद क्या सेफ्टी प्रोवाइड करनी है वो हम बात करते हैं। सेफ्टी प्रोविजंस आर मोस्टली इन द नेचर ऑफ प्रिकॉशंस एंड ड्यू सेफगार्ड इन कनेक्शन विद द मशीन यूज्ड इन द फैक्ट्री। कि प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए कि जो भी मशीन वगैरह यूज़ की जा रही है फैक्ट्री के अंदर उसके रिगार्डिंग। ठीक है, फेंसिंग ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मशीनरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एज ऑल्सो द डेंजरस पार्ट ऑफ द मशीन। जो भी मशीन डेंजर वगैरह है, ठीक है, जिनके पास जाने में खतरा है, ठीक है, हाथ पैर कट सकते हैं या किसी भी तरीके का करंट वगैरह आ सकता है, तो उनके उस तरीके की मशीन के आसपास प्रॉपर फेंसिंग वगैरह होनी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि प्रॉपर डेंजरस यहाँ पे है, क्या क्या सिक्योरिटी, क्या क्या जो है सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें पहले मेंशन होनी चाहिए। प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड, प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन एज रिगार्ड वर्क ऑन और नियर मशीन इन मोशन। जहाँ पे मशीन चालू है, ठीक है, काम कर रही है, वहाँ पे भी प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए। वेयर नेसेसरी सुटेबल स्ट्राइकिंग गियर और अदर मैकेनिकल अप्लायंसेज, suitable device for cutting off power must be provided along with arrangement for locking the device to prevent accidental starting of transmissions और other machinery। यानी कि जहाँ पे पावर वगैरह का यूज़ किया गया है तो उस तरीके के मशीन को लॉक वगैरह किया जाना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन इज़ प्रोहिबिटेड unless they have been fully instructed and sufficiently trained. Likewise, employment of women and children is prohibited near cotton openers। क्या कहा गया कि जो भी यंग पर्सन एम्प्लॉय किए गए हैं एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उनको जो है ऐसी मशीन वगैरह के पास नहीं जाना चाहिए जहाँ पे डेंजर है, जहाँ खतरा है, या जो उनको चलानी नहीं आनी चाहिए, चलानी नहीं आती। पहले उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाए ताकि वो वहाँ पे अच्छे से काम कर सके और इस तरीके की सिचुएशन में बच सके। ठीक है, इसके बाद कहा गया द एक्ट रिक्वायर एवरी
लिफ्टिंग, होइस्ट मीन्स लिफ्टिंग, जब किसी मशीन के साथ किसी चीज़ को उठाया जाए, लिफ्ट अप किया जाए, तो लिफ्ट वे टू बी सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड बाय एन एनक्लोजर फिटेड विद गेट्स, मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड मस्ट बी मार्क्ड ऑन द लिफ्ट और होस्ट एंड डिवाइस मस्ट बी देयर टू सपोर्ट द केज इफ देयर इज ब्रेकेज ऑफ रोप और चेन। यानी कि जब भी कई बार क्या होता है कि मशीन से सामान को उठाया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है मशीन से, तो जो भी मशीन से सामान को उठाया जाता है तो उस पर लिखा होना चाहिए कि कितना सामान उठाने के लिए मशीन है, पहले से मेंशन होना चाहिए, ताकि प्रिकॉशन वगैरह लिए जाए और ध्यान में रखें कि उसकी जो रोप वगैरह है वो टाइट हो, एकदम टूट ना जाए, ठीक है, किसी को नुकसान ना हो जाए। Precautions or safeguard are also required to be provided in case of lifting machine, chain, ropes, lifting tackles, revolving machinery and pressure plant against dangerous gas, regarding the use of portable light, against explosion or inflammable dust gas। तो इन सारी चीज़ों से भी क्या होना चाहिए, सेफगार्ड होना चाहिए। किस तरीके से लिफ्टिंग मशीन हो गई, रोप हो गई, ठीक है, गैस कोई डेंजरस गैस है, तो इन सारी चीज़ों से भी प्रोडक्शन या सेफ्टी जो है एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जानी चाहिए। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरी टू द आइज फ्रॉम पार्टिकल और फ्रेगमेंट्स थ्रोन ऑफ और एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट, state government may by rule require that effective screen or suitable goggle by providing for the protections of persons employed on or in the vicinity of the process। कई बार क्या होता है, किसी भी एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जहाँ से क्या होता है, मशीन से लाइट वगैरह आती है, ठीक है, या फिर कोई भी पार्टिकल्स बनाते वक्त उछलते हैं, तो उस केसेस में प्रॉपर जो है गोगल्स वगैरह दिए जाने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनकी जो आइज़ वगैरह है उसको कोई इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इन रिलेशन टू सेफ्टी। कुछ अदर रिक्वायरमेंट है सेफ्टी की रिगार्डिंग, क्या है, एवरी फैक्ट्री, ऑल फ्लोर, स्टेप्स, स्टेयर्स, पैसेज, गैंगवेज, means of access must be of sound construction, properly maintained, keep free from obstructions and substance like to cause person to sleep। जो भी सीढ़ियाँ वगैरह है, फ्लोर है, फैक्ट्री में कोई भी गेट वगैरह है, पैसेज या आने जाने का जो रास्ता है वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी पर्सन वहाँ पे स्लिप हो जाए, ठीक है, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद आता है इफ़ देयर आर पिट्स, स्लम्स, टैंक इन द ग्राउंड और ओपनिंग इन फ्लोर्स विच इज़ द सोर्स ऑफ डेंजर, द सेम मस्ट बी सिक्योरली कवर और फेंस। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ग्राउंड के अंदर, धरती में, ज़मीन में क्या करते हैं, टैंक वगैरह लगवा देते हैं पानी वगैरह के लिए, ठीक है, तो उस चीज़ को, उस गड्ढे को अच्छे से भर देना चाहिए ताकि कोई गिरे ना, अच्छे से फेंस वगैरह से प्रॉपर तरीके से ढक देना चाहिए, कवर अप कर देना चाहिए, ये भी एक तरीके से सेफ्टी मेजर लिया जाता है। नो पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री टू लिफ्ट, कैरी और मूव एनी लोड सो हैवी सो एज टू बी लाइकली टू कॉज हिम इंजरी। किसी भी पर्सन को ऐसा काम नहीं दिया जाना चाहिए लिफ्ट वगैरह करने का, सामान को उठाने का। कई बार क्या होता है, लोग हैवी लोड को उठाते हैं, उठा के रखते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पे, इंजरीज पे इम्पैक्ट होता है, तो ऐसे काम अपने एम्प्लॉय से नहीं करवाने चाहिए। सेफगार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर आर लेट डाउन इन द डिटेल विच इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ मीन्स ऑफ एस्केप, नेचर ऑफ फायर फाइटिंग अपेरेंट टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। जैसे कि कई बार इक्विपमेंट नहीं होते आग लगने के लिए, पहले से फायर फाइटर का यूज़ किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। आपने देखा होगा कि मान लो अगर आग लग जाती है तो बुझाने वाला पहले से ही होता है ताकि फटाफट आग बुझा दी जाए। तो ऐसे इक्विपमेंट पहले से ही मेंशन होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि फॉर द सेफ्टी पर्पस, ठीक है। अभी हमने पढ़े प्रोविजन, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन थे, सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन थे, लेबर के वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके एग्ज़ाम में 23 शीट्स मिलती है। 23 शीट्स में आपको जो है वो 5 to 6 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप इतना सारा तो लिख के नहीं आओगे। बेसिकली मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि सारे पॉइंट्स याद रखना मुश्किल होता है। अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ आता है, क्लियर हो जाता है, तो आप वो मेंशन करके आ सकते हो। सबसे पहले आप फैक्ट्री एक्ट के बारे में लिख सकते हो, उसके बारे में उसके बाद आप प्रोविजंस बता सकते हो कि हाँ भाई हेल्थ की रिगार्डिंग प्रोविजन है, सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रोविजन है, लेबर वेलफेयर की रिगार्डिंग प्रोविजन है। उसके अंदर आप 2 या 4 पॉइंट लिख के आओगे तो टीचर को पता चल जाएगा हाँ आपको आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं लेबर वेलफेयर की रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है। सेपरेट एंड एडिक्वेट स्क्रीन वॉशिंग फैसिलिटी फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, मेल और फीमेल वर्कर को जो है सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटी जो है अवेलेबल होनी चाहिए।
फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग वेट क्लोथ, गीले कपड़े को सुखाने के लिए भी जगह होनी चाहिए। फैसिलिटी फॉर सिटिंग फॉर वर्कर ऑब्लाइज टू वर्क इन अ स्टैंडिंग पोजीशन इन ऑर्डर दैट दे मे टेक एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी फॉर रेस्ट एंड फॉर वर्कर्स हु मे बी एबल टू डू देयर वर्क इफिशिएंटली इन सिटिंग पोजीशन। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी जॉब्स होती है जहाँ पे खड़े रह के काम करना पड़ता है, तो सीटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए जहाँ पे एक एम्प्लॉय क्या कर सके, रेस्ट कर सके। पूरा दिन तो खड़ा नहीं हो सकता, रेस्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए, या फिर ऐसे अरेंजमेंट की जाए या फिर जो आराम से बैठ के सिटिंग पोजीशन में वो एफिशिएंटली काम कर सके। इसके बाद आता है फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, रेडीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि अगर किसी को फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है तो उसको यूज़ कर सके। इसके बाद आता है हमारा इन एडिशन द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटी हमने पढ़ी थी उसके अलावा और क्या फैसिलिटी जो है लेबर को प्रोवाइड की जानी चाहिए। कैंटीन होनी चाहिए, ठीक है, रेस्ट रूम होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए जहाँ पे आराम कर सके, लंच वगैरह कर सके, ठीक है। क्रेचेस होनी चाहिए। क्रेचेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक फैक्ट्री में वुमेन वर्कर काम कर रही है, उसके साथ उसका बच्चा भी है, तो एक नर्सरी वगैरह होनी चाहिए जहाँ पे वो अपने बच्चे को रख सकती है जब भी वो काम करे, और उसका बच्चा वहाँ पे खेल सकता है, ठीक है, वो टेंशन फ्री होके काम कर सके। एक ऐसा प्लेस जो है वो बनाया जाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई थी। अब हम वर्किंग आवर्स की बात कर लेते हैं कि कितना टाइम जो है अडल्ट्स वगैरह को काम किया जाना चाहिए। क्या प्रोविज़न बनाए गए हैं अडल्ट्स के वर्किंग आवर के रिगार्डिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क दैट एन अडल्ट वर्कर मे बी रिक्वायर्ड टू डू इज़ 46 आवर इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर 46 घंटे काम किया जाना चाहिए, बट नॉट एक्सेडिंग 9 आवर इन एनी डे। हर दिन 46 घंटे काम करना है एक हफ्ते के अंदर, तो एक दिन के अंदर भी बताया गया कि एक दिन के अंदर 9 घंटे से ज़्यादा एक एम्प्लॉय काम ना करे, ठीक है, विद द प्रोविजन फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर रेस्ट आफ्टर 5 आवर ऑफ वर्क। अब ये कहा गया है कि एक दिन में 9 घंटे काम कर रहा है, हफ्ते में 46 घंटे काम कर रहा है, लगातार थोड़ी काम करेगा 9 घंटे, आराम करने के लिए भी तो दिया जाना चाहिए कुछ टाइम। तो कितना टाइम आराम करेगा, आधा घंटा आराम करने के लिए भी दिया जाना चाहिए। 5 घंटे काम करिए, आधा घंटा आराम करने के लिए भी दो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एवरी वर्कर मस्ट हैव अ वीकली हॉलीडे। हर हफ्ते छुट्टी मिलनी चाहिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर 46 घंटे काम कर रहे हैं ना तो एक दिन की छुट्टी भी दो ताकि वो रेस्ट कर सके, आराम कर सके। अगर कंटिन्यूसली वे में वो काम करता रहेगा, उसको कोई हॉलीडे नहीं मिलेगी तो वो बोर हो जाएगा, काम अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। तो एक हॉलीडे होनी चाहिए एक, ठीक है। वेयर अ वर्कर इज डिप्राइव ऑफ एनी ऑफ द वीकली हॉलीडे he is to be allowed compensatory holiday within the month in which the holiday were due to him और within 2 months immediately following that month। अब कहा गया किसी भी रीज़न की वजह से काम बहुत ज़्यादा था, छुट्टी नहीं दे पाए, एक हॉलीडे नहीं दे पाए आप, तो वो हॉलीडे उसको जो है उसी मंथ में या 2 महीने के अंदर अंदर उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। When a worker is on the shift duty extended beyond midnight, the weekly holiday will be for a period of 24 consecutive hours beginning when his shift ends. Also overlapping shifts are prohibited, ठीक है। वर्कर आर टू बी पेड फॉर ओवर टाइम वर्क। अगर कोई भी वर्कर ओवर टाइम वर्क कर रहा है तो उसको उसके जो है पेमेंट दी जानी चाहिए। वुमेन वर्कर शैल नॉट बी एम्प्लॉयड एक्सेप्ट बिटवीन द आवर ऑफ 6 AM to 7 AM। जो अगर वुमेन एम्प्लॉय अगर काम कर रही हो 6 बजे से, सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक वो क्या कर सकती है, काम कर सकती है। उसके बाद उसको काम नहीं करवाया जाए, ठीक है। एन एडवांस नोटिस मस्ट बी डिस्प्लेड और करेक्टली मेंटेन शोइंग क्लियरली फॉर एवरी डे द पीरियड ड्यूरिंग विच द एडल्ट वर्कर मे बी रिक्वायर्ड टू वर्क। पहले से मेंशन होना चाहिए कि कब कब काम करना है, ठीक है। Manager of every factory is required to maintain a register of adult worker with the name, nature of work, other particulars about each adult worker complete in itself and up to date। यानी कि एक प्रॉपर रजिस्टर बनाना चाहिए, कब किस वर्कर ने कितने घंटे काम किया, किस तरीके का काम किया, ये सारी चीज़ें उस रजिस्टर में मेंशन होनी चाहिए। इसी तरीके से चिल्ड्रन के रिगार्डिंग भी कुछ जो है प्रोविजंस बनाए गए, ठीक है। क्या प्रोविज़न बनाए गए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज़ एब्सोल्युटली प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ फैक्ट्री ऑफ एनी child who has not completed his 14 years age and it is the duty of the employers to ascertain the age of children and not depend on their applicants। इसमें कहा गया कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता फैक्ट्री में अगर उसकी उम्र 14 साल से कम है तो।
For a child who has completed his 14 years or is an adolescent, if employed, must be granted a certificate of fitness and he must carry a token while at work giving reference of such certificate granted. He shall not be employed or permitted to work during the night between 10 p.m. to 6 a.m. and for more than 4.5 hours in a day. इसमें कहा गया एक एम्प्लॉय 14 साल का है या उससे ज़्यादा का है, एडोलेसेंट हो चुका है, तो वो काम कर सकता है कब? जब उसके पास सर्टिफिकेट होगा कि हाँ भाई ये एलाइबल है, फिट है काम करने के लिए, सही है, काम कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन भी है इसके साथ कि वो रात को काम नहीं करेगा 10 से 6 बजे तक। अगर वो काम कर रहा है तो एक दिन के अंदर 4 घंटे काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है। पीरियड ऑफ वर्क मस्ट बी लिमिटेड टू 2 शिफ्ट ओनली एंड दिस शैल नॉट बी ओवरलैप। जो काम है वो 2 शिफ्ट में किया जाएगा और जो टाइम है वो ज़्यादा टाइम काम नहीं करेगा एक चिल्ड्रन भी कहा गया कि जो 14 साल से कम है वो तो कर ही नहीं सकता है, जो 14 साल से ज़्यादा है या 14 साल का हो चुका है वो काम कर सकता है। एनुअल लीव विद वेजेस। एनुअल लीव की अगर हम बात करें कि सालाना छुट्टियाँ भी मिलनी चाहिए, ठीक है, पैसों के साथ साथ छुट्टी भी मिलनी चाहिए। कब मिलनी चाहिए? एडल्ट की बात कर रहे हैं और चिल्ड्रन के बारे में बताया गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 सब सेक्शन 1 वेयर अ वर्कर हैज़ वर्कड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 240 days और मोर इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग एनी कैलेंडर ईयर ही इज़ एंटाइटल टू लीव विद वेजेस। कौन एंटाइटल है, किसको जो है लीव मिलेगी? जिसने जो 240 days या उससे ज़्यादा काम किया है एक फैक्ट्री में, उसी को जो है वो लीव वगैरह मिलेगी। अडल्ट की अगर हम बात करें 1 day फॉर एवरी 20 days ऑफ वर्क। अगर 20 दिन काम किया तो 1 दिन की छुट्टी। ठीक है। अगर चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो 15 दिन काम किया तो 1 दिन की छुट्टी। इफ़ अ वर्कर्स डज नॉट कमेंस हिज सर्विसेज फ्रॉम 1 January he is entitled to these leave at the above mentioned rate provided he has worked for 2/3 of the total number of the days in the remaining part of the calendar year. If any worker does not avail the earned leave entitled to him during the calendar year, it can be carried forward to the next calendar year subject to the maximum of 30 days for any adult worker और 40 days for a child worker। मान लो अगर इस साल छुट्टी थी, ठीक है, इस साल जो छुट्टी लेनी थी एम्प्लॉयज़ ने वो पूरी छुट्टियां नहीं ली है, तो वो अगले साल जो है अपनी छुट्टियों को ले सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है फैक्ट्री एक्ट का, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स। स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजन। इट्स स्टेट थ्रू द इंस्पेक्टरेट हेडेड बाय अ चीफ इंस्पेक्टर। इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अप्लाई ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इवन टू अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग लेस देन 10 वर्कर्स इफ वर्किंग विद पावर एंड लेस देन 20 वर्कर इफ वर्किंग विदाउट पावर। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये एक्ट जो है उन वर्कर्स पे भी, उन फैक्ट्रीज़ में भी अप्लाई हो सकता है जहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं अगर पावर का यूज़ किया जा रहा है। अगर पावर का यूज़ नहीं किया जा रहा है तो 20 या उससे कम वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें भी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद एग्जाम्पशन की बात की गई है। इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी एनी फैक्ट्री और अ class of factory from all or any of the provision of the act except section 67 that is prohibiting employment of children for not more than 3 months at a time। यानी कि बच्चों के काम करने के लिए कहा गया कि यहाँ पे चिल्ड्रन वगैरह क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है। और ये जो रूल्स है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री क्या है, रजिस्टर्ड है, जिसके पास लाइसेंस वगैरह है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्या हमने पढ़ा? फैक्ट्री एक्ट के बारे में हमने पढ़ा। फैक्ट्री एक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? प्रोविजन रिलेटिंग टू हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी प्रोविजंस। उसके बाद आता है प्रोविजन रिलेटिंग टू लेबर वेलफेयर, वर्किंग एडल्ट, हार्स फॉर एडल्ट्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, एनुअल लीव्स विद वेजेस एंड लास्ट टॉपिक था एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।